हेलो सीएफए कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं करण सिंह, लीड फैकल्टी फॉर सीएफए एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल। By qualification, I'm a chartered accountant and a CFA charter holder as well. I've also completed my diploma in IFRS from ACCA London. Professional experience wise, I have about 9 years of work experience, corporates plus training experience, teaching experience in MNCs like Ernst & Young, Grant Thornton, RBSA, and the Wall Street School. Having worked in corporate finance all my career. So basically involving financial modeling, valuation, disputes, and whatnot. So this was about me. I'm a very detailed oriented person. I genuinely promise to add a lot of value in your CFA journey and professional journey as well. Thanks a lot. Let's move to the concepts. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं CFA L1 के सब्जेक्ट कॉर्पोरेट इशूअर्स का एक टॉपिक, दैट इज लिवरेज. By the way, this subject was earlier called corporate finance. Now it's being called corporate issuers. No difference as such, just a nomenclature difference. सिर्फ और सिर्फ वर्ड चेंज किया है सीएफए इंस्टीट्यूट ने कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट को. अब वो पिछले एक साल से कॉर्पोरेट इशूअर्स कहने लग गए. और दोज ऑफ अस हु हैव चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड or maybe a master's in finance or an MBA background or even a BCom honors background, they would be knowing this topic or this subject from their previous years by the name of corporate finance. आइए डिस्कस करते हैं लिवरेज. एज सच अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो ज्यादातर फॉरेन ऑथर बुक्स में या फिर इवन सी बुक में they have discussed things from the perspective of a lot of formulas. I personally don't really like discussing a lot of formulas. I genuinely prefer to get into the details of thing via case study and then उससे हम खुद फॉर्मूला या खुद एक लर्निंग डिराइव कर लेंगे जिससे कोशिश करके आपको फॉर्मूला याद ही ना करना पड़े. आइए एक बार समझते हैं. एक छोटी सी केस स्टडी लेते हैं. सो लेट्स से यू वांट टू सेट अप एन आइसक्रीम शॉप इन अ मॉल. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, आप 7,000 पर मंथ का रेंट दे सकते हैं. ऑप्शन नंबर 2, आप अपनी सेल्स का 14% एज रेंट पे कर सकते हैं टू दी शॉपिंग मॉल. आप इन दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे? व्हाट डू यू थिंक वुड बी योर प्रेफरेंस? सर, इफ वी वांट टू सेट अप एन आइसक्रीम स्टॉल, हमारे लिए रेंट एक कॉस्ट होगा? Yes, no. If rent is a cost for us, then we would prefer to pay less. So we would be preferring the lesser of the two. Yes, no. So in a way, what I'm trying to say is that हम 7,000 versus 14% ऑफ सेल्स को कंपेयर करेंगे और जो भी इनमें से कम होगा हम वो पे करना चाहेंगे. ओके, लेट्स से इट्स अ स्टार्टअप. मैंने अभी अभी कोई आइसक्रीम की एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया इन विच आई एम सेइंग दैट ओके देयर इज अ हेल्दी आइसक्रीम. मैं शुगर नहीं ऐड करता हूं, मैं इसमें कुछ नेचुरल फ्लेवर्स ऐड करता हूं जिसकी वजह से इसका शुगर कंपोनेंट इज लो एंड दैट्स व्हाई. या फिर इसमें लेट्स से जैगरी ऐड करता हूं जिसकी वजह से व्हाट आई एम सेइंग इज दैट this ice cream is not really harmful to your body. Okay, so let's say it's a startup. क्या इनिशियल डेज में बहुत अच्छी सेल्स होंगी? प्रोबेबली नो. शुरू में कुछ टाइम का स्ट्रगल रहेगा. इस टाइम पे आप क्या प्रेफर करेंगे? इस टाइम पे आप क्या प्रेफर करेंगे? आपको लगेगा कौन 7,000 रुपए पर मंथ का रेंट देगा? लेट्स जस्ट पे 14% ऑफ सेल्स एज द रेंट. लेट्स से आपके फर्स्ट मंथ की सेल्स हुई 5,000 रुपीज. आपको रेंट देना पड़ेगा 700 रुपीज फॉर दैट मंथ. लेट्स सेकेंड मंथ में आपकी सेल्स डिप हो गई, आपकी सेल्स हुई 4,000 रुपीज. आपको रेंट देना पड़ेगा 560 रुपए का. आपकी थर्ड मंथ की सेल्स होती है 10,000 रुपीज की. 10K इंटू 14%. आपको रेंट देना पड़ेगा 1,400 रुपीज का. इफ यू कंपेयर ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज वर्सेस 7,000, व्हाट डू यू रियली प्रेफर? यू वुड ऑलवेज प्रेफर टू बी इन दिस जोन. आपको लगेगा ठीक है, रेंट कम देके काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, कुछ टाइम तक सस्टेन कर लें, सेल्स बढ़ेगी तब सोचेंगे. लेट्स से 2 साल बीत जाते हैं. नाउ योर स्टार्टअप इज अ बिग नेम. लेट्स से आपका निरुलास जितना काम होने लग जाता है. लेट्स से योर सेल्स पर मंथ आर इन द रेंज ऑफ 2 lakhs. अब आपको 14% 28,000 रुपीज का पड़ रहा है. अब आपको रेंट, अगर आप सेल्स शेयर बेसिस पे कर रहे हैं, देन द रेंट दैट यू आर सपोज्ड टू पे इज 28,000. विज़ावी अगर आप चुपचाप से 7,000 का पर मंथ का फिक्स्ड रेंट ऑप्ट करते तो आपको काफी बचत हो जाती. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट if you are asked to compare between a fixed rent of 7,000 vis-a-vis a variable rent of 14% of sales, what would you prefer?
अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है तो यू वुड ऑलवेज प्रेफर टू गेट into a fixed cost arrangement, whereas if you are just a startup and you are not sure about your sales, your top line, you would always prefer to do what? You would always prefer to keep rent as a variable cost. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिजनेस के इनिशियल डेज में आप ये नहीं चाहोगे कि आपके ऊपर कोई एक फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा पड़े। विजावी अगर आपका एक सेटल्ड बिजनेस है, अगर आप बहुत अच्छे पैसे ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि आप हमसे एक फिक्स्ड कॉस्ट ले लीजिए और मुझसे आप वेरिएबल कॉस्ट मत लीजिए, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट विल लीड टू व्हाट? जितना ज्यादा आपकी सेल्स होगी उतना ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो आप ये चाहेंगे कि मैं एक सिंगल अमाउंट ऑफ रेंट पे कर दूं और मुझे इसके ऊपर कुछ पे ना करना पड़े, सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को पॉकेट कर सकूं। दिस इज व्हाट यू वुड प्रेफर इन अ फिक्स्ड कॉस्ट अरेंजमेंट। यस, नो? Closing the whole narrative, so to say, fixed cost arrangement versus variable cost arrangement, आप रेंट के लिए क्या प्रेफर करेंगे? अगर एक छोटा सा बिजनेस है, जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो यू वुड ऑलवेज प्रेफर अ वेरिएबल कॉस्ट अरेंजमेंट। अगर आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है और आपको लगता है कि नहीं, इसमें तो वेरिएबल कॉस्ट देने से जेब से बहुत सारे पैसे निकल जाएंगे, यू वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेफर व्हाट? यू वुड ऑलवेज प्रेफर टू गिव फिक्स्ड रेंटल एज द पे आउट एंड नॉट द वेरिएबल वन। करेक्ट? ओके सर, ये हम आज डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं? दिस इज व्हाट लिवरेज इज एग्जैक्टली। ये जो आपको फॉर्मूलाज इतने लंबे चौड़े दिख रहे हैं, ये सारा का सारा यही बातें बोल रहे हैं। इज जस्ट दैट the same thing is being written in the book oriented form. We would not prefer to start with this. We would just have a closing remark where we would see ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी के लिए आइए चलते हैं आगे। By the way, the concept that we were learning is leverage. What is the meaning of the word leverage? What do you understand by the word leverage? अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह या फिर फाइनेंशियल टाइम्स या फिर बिजनेस चैनल्स देखते हैं, तो आपने लिवरेज वर्ड एसोसिएटेड देखा होगा जनरली लोन के साथ, या फिर देयर इज आल्सो वर्ड व्हिच इज यूज्ड कॉल्ड गियरिंग, लिवरेज ऑब्लिक गियरिंग। ये वर्ड आपने जुड़ा देखा होगा लोन के साथ। सो अ कंपनी इन विच देयर इज वेरी हाई लोन और उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उस कंपनी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, इट्स अ हाईली लीवर्ड कंपनी, हाईली लीवर्ड कंपनी। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिवरेज? लिवरेज वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है, मुझे बता पाएंगे आप लोग? इफ यू रिमेंबर योर स्कूल डेज, वर्ड लिवरेज वाज एसोसिएटेड विथ मशीन। फिजिक्स में शायद ये वर्ड पढ़ा हो आपने। द वर्ड लिवरेज रिफ्लेक्ट्स मैग्नीफाइंग इफेक्ट। सर बात समझ नहीं आई, क्या मैग्नीफाइंग इफेक्ट बोलना चाह रहे हो आप? इट्स लाइक दिस, आपकी कार में जैक होता है, what does that jack really function for? आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, यू जस्ट रोटेट इट, और उससे इतना फोर्स जनरेट होता है कि आपकी कार ऊपर हो जाती है। यस, नो? सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप थोड़े से एफर्ट्स लगा रहे हैं बट उसका आउटपुट बहुत ज्यादा आ रहा है। सो स्मॉल एफर्ट्स बट बहुत ज्यादा आउटपुट। ये एफर्ट्स हैं और ये आउटपुट है। दिस इज लिवरेज, नथिंग एल्स। सर ये फिजिक्स की बातें हम यहाँ क्यों सीख रहे हैं? अरे इट्स डेफिनेटली रिलेटेड। सुनना, ऐसा है कि अगर आप अपने बिजनेस को देखें तो उसमें लिवरेज या फिर मैग्नीफाइंग इफेक्ट जनरेट होता है सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से, एंड दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट किस नेचर की हो सकती है? दिस फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी ऑपरेशनल इन नेचर और इट कैन बी फाइनेंशियल इन नेचर। अगर आप ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है? समथिंग लाइक रेंट, सैलरी, वेजेस, करेक्ट। अगर आप फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो इसमें क्या आता है? इंटरेस्ट कॉस्ट। सर एक बार इसे और डिटेल में बताइए। बिल्कुल, आगे चलते हैं। हम जो आइसक्रीम या फिर जो कुल्फी वाला एग्जांपल ले रहे थे, एक बार आइए इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स, इसका धंधा समझते हैं। ऐसा है कि आपको एक कुल्फी बनाने की कॉस्ट आती है 9 रुपीज की। व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस? दिस इंक्लूड्स योर रॉ मटेरियल लाइक मिल्क, जैगरी एंड लेट्स से फ्रूट्स। इसकी कॉस्ट आती है आपको 9 रुपए की। आप इसे बेचते हैं, सेल्स प्राइस 12 रुपए का। आप एक कुल्फी बेच के नेट नेट में कितने रुपए पॉकेट करते हैं? आप जेब में 3 रुपए डालते हैं जैसे ही आपकी एक कुल्फी बिकती है। आपने 9 रुपए बनाने में लगाए, 12 रुपए की बिकी, 3 रुपए की प्रॉफिट। दिस 3 रुपीज इज पॉकेटेड बाय यू, and what is it called? It's called contribution.
It's called contribution. We will go into the detail that why is it called contribution. आगे चलते हैं. 9 रुपए बनाने की कॉस्ट आ रही थी. This was the variable cost and 12 रुपए की बिक्री है. सर why is it called variable cost? Because इस कॉस्ट का ये नेचर है कि अगर आप 5 कुल्फी बनाएंगे तो आपको 9 into 5 45 रुपीज पे करने पड़ेंगे. अगर आप 5000 कुल्फी बनाएंगे तो 9 into 5000 45,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे. What I'm trying to say is that वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट जिसकी आउटपुट के साथ 1-on-1 मैपिंग किया जाना पॉसिबल है. मतलब आप जितना क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे अपने आउटपुट का उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ती जाएगी. विजावी आप जितनी क्वांटिटी डिक्रीज करते जाएंगे अपने आउटपुट की उतनी कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी. सो हायर कॉस्ट फॉर हायर क्वांटिटी एंड लोअर कॉस्ट फॉर लोअर क्वांटिटी. दिस इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट डज. सर सारी कॉस्ट ऐसी होती है? बिल्कुल भी नहीं. ऐसा किसने बोल दिया? एक बात सोच के देखो. मैंने आपसे पूछा था आपको अगर 7,000 रुपए रेंट देना पड़े या 14% ऑफ सेल्स, लेट्स से यू वुड हैव प्रेफर्ड 7,000 पर मंथ का रेंट ओवर हियर. व्हाट वुड बी द केस देन? लेट्स से योर लैंडलॉर्ड कम्स टू यू सेज मंथ के एंड में कि ठीक है लाइए मेरे 7,000 रुपए. आप क्या बोलेंगे? नहीं सर इस महीने कुल्फियां नहीं बिकी. इट डजंट हैपन लाइक दैट. करेक्ट. So what I'm trying to say is that regardless of whether you sold 1 kulfi in that month or 1 lakh kulfis in that month, it doesn't really matter. वो पर्सन आपसे 7,000 रुपए पर मंथ का रेंट चार्ज कर रहा होगा, हाँ या ना? पर यूनिट रेंट विल डिक्रीज बट टोटल रेंट इज सेम. एक बार देखते हैं हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. वेरिएबल कॉस्ट का नेचर है पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहाँ पे आ रहा था पर यूनिट है 9 रुपीज. करेक्ट. करेक्ट. अगर आप 1000 यूनिट्स बना रहे हैं तो 9,000 रुपए. अगर आप 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो 90,000 रुपए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. रेंट का कैसा नेचर हुआ? रेंट जो कि है एक फिक्स्ड कॉस्ट, इसका कैसा नेचर हुआ? 7,000 रुपीज का रेंट आएगा चाहे 1000 कुल्फी बेचो चाहे 10,000 कुल्फी बेचो. सर बट एक बात बताओ, अगर मैं रेंट पर यूनिट निकालना चाहूं तो आपको रेंट क्या पड़ रहा है? इफ यू आर सेलिंग 1000 कुल्फीज इन अ मंथ then the rent for you is 7 per unit. हाँ या ना? vis-a-vis if you are selling 10,000 units the rent for you is 0.70 per unit. fixed cost का क्या nature है? total remains constant, per unit falls. correct. and variable cost का क्या nature है? per unit remains constant. correct. total is directly proportional to quantity. हाँ या ना? नाउ विद दिस इन माइंड अगर मैं आपको ये बोलूं कि आइए ठीक है एक बार कंप्यूट करते हैं कि हमें प्रॉफिट्स होने क्या वाले हैं, या फिर अगर आपको अपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकालने हैं एक धंधे से तो आप कंप्यूट कैसे करेंगे? यू विल डू समथिंग लाइक दिस. आप बोलेंगे मेरी सेल्स है 12 रुपए पर यूनिट, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपए पर यूनिट, मेरी 3 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है. इसे अभी कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं वो बात पेंडिंग है. लेट्स कॉल इट सी. इट्स पेंडिंग दैट व्हाई वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन. बट ठीक है 12 रुपए पर यूनिट की सेल्स प्राइस है, 9 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है, 3 रुपीज पर यूनिट इज द कंट्रीब्यूशन. ठीक है. अगर हमने 10,000 यूनिट्स बनाए होते तो हमारा 30,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता. अगर हमने 20,000 यूनिट्स बनाए होते तो हमारा 60,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन होता. एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन इज अ प्रॉफिट मैट्रिक्स. यस और नो? ग्रॉस प्रॉफिट जैसा दिख रहा है कुछ? आई कैन कॉल इट ग्रॉस प्रॉफिट. यस और नो? वैसा ही कुछ अपीयर हो रहा है. इट्स नॉट एग्जैक्टली ग्रॉस प्रॉफिट बट ठीक है वैसा ही कुछ उसी टाइप का कुछ नेचर दिख रहा है कि सेल से आप कॉस्ट माइनस कर दे रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ जा रहा है. ठीक है सर अभी के लिए इनफ समझ आती है इतनी बात. मुझे एक चीज बताइए, लेट्स से रेंट की बात करते हैं. रेंट आपका निकला 50,000 रुपए पर मंथ का. व्हाट वुड हैपन? इन दिस केस इट्स अ लॉस. 20,000 का लॉस हो जाएगा आपको. इन दिस केस आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट रह जाएगा. ओके सर. अब आगे मुझे एक बात बताइए. इन दिस केस बिजनेस वॉज गुड और नॉट? द बिजनेस वॉज गुड बट इट वॉज नॉट गुड इनफ टू सस्टेन अ रेंट ऑफ 50,000 रुपए. यस नो? इन द केस ऑफ 20,000 यूनिट्स, इन द केस ऑफ 20,000 यूनिट्स आपने 60,000 का कंट्रीब्यूशन जनरेट किया था और आपका 50,000 रुपए का रेंट था. यस नो? हाँ सर बिल्कुल सही बात है. हमें नेट नेट में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया. करेक्ट. आई कंप्लीटली एग्री. सर व्हाई इज दिस कॉल्ड कंट्रीब्यूशन? आइए देखते हैं.
ऐसा है कि जो भी आपका रेंट का कमिटमेंट है, लाइक 50,000 इन दिस केस, या फिर जो मैं अभी तक एग्जांपल ले रहा था उसमें 7,000 रुपीज, ये रेंट तो आपका कमिटेड है ही है, मतलब यू विल हैव टू पे दिस रेंट, यस और नो? आपको रेंट 50,000 रुपए तो देना ही पड़ेगा, करेक्ट? जैसे ही आपका एक यूनिट सेल होगा, आपको दिल में ये खुशी होगी कि ओके मैंने 3 रुपए कमा लिए। 2 यूनिट सेल हुए, मैंने 6 रुपए कमा लिए। 10,000 यूनिट सेल हुए, मैंने 30,000 रुपए कमा लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये तो कमिटेड आउटफ्लो है। कमिटेड आउटफ्लो मतलब ये आपका प्रोमिस्ड आउटफ्लो है। आपने प्रॉमिस कर रखा है कि मैं हर महीने 50,000 रुपए एज रेंट पे करूंगा। नाउ फॉर every unit sold you are making 3 rupees. You are making 3 rupees, and what would this 3 rupees into number of units do? This would contribute to the fixed cost. Yes, no? तो अगर आपके 10,000 यूनिट हैं तो आप 30,000 कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस पे 50,000 पे, और 20,000 रुपए आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा। तो ये 20,000 रुपए प्रमोटर या फाउंडर अपनी जेब से भर रहा होगा। यस नो? हाँ सर सही बात है। अगर यहाँ पे ये 20,000 यूनिट्स होते, हैड दिस बीन 20,000 यूनिट्स, तो क्या होगा? 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपए आप कमाओगे। उसमें से 50,000 आपको यहाँ कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। 10,000 रुपए आपकी बचत हो जाएगी। यू विल मेक 10,000 रुपीज, यू विल पॉकेट 10,000 रुपीज, बट आफ्टर वॉट? आफ्टर पेइंग ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट को नॉक ऑफ करने के बाद जितना पैसा बचता है सेल्स में से, वेरिएबल कॉस्ट को पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसको कंट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं बिकॉज दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। जो फिक्स्ड कॉस्ट हमने प्रॉमिस कर रखा है कि हाँ मैं महीने के 7,000 रुपए, मैं महीने के 7,000 रुपए का रेंट पे करूंगा, मैं महीने के 7,000 रुपए का रेंट पे करूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट को ब्रैकेट में लिखते हैं रेंट। मैं महीने का 7,000 रुपए का रेंट पे करूंगा। ये 7,000 रुपए का जो रेंट है ये मुझे पे करना है रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स। नाउ आई एम जनरेटिंग 3 रुपीज पर यूनिट। तो अगर मैं 200 यूनिट्स बेचता हूं तो मेरे 600 रुपए जनरेट होते हैं। ये 600 रुपए 7,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट पे कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। बचा हुआ 6,400 मेरे धंधे में लॉस आ जाएगा। अगर मैं 2 लाख यूनिट्स बनाता हूं, अगर मैं 2 लाख यूनिट्स बनाता हूं तो 6 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा। ये 6 लाख रुपए विल कंट्रीब्यूट टू द 7,000 रेंट, एंड नेट नेट में मुझे 5,93,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यस और नो? इज दिस इनफ? So this word is called contribution because it contributes to what? It contributes to the fixed cost. Sir, सिर्फ और सिर्फ रेंटल फिक्स्ड कॉस्ट या सारी फिक्स्ड कॉस्ट? एक्चुअली इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट। अभी तक की जितनी चीज पढ़ी है उसको रिवाइज करते हैं। लिवरेज ये किस वजह से जनरेट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। ये फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर हो सकता है ऑपरेशनल, लाइक रेंटल, सैलरीज, ऑब्लिक वेजेस। Similarly, it can be financial in nature. इसका नेचर होगा of interest cost. Yes, no? Leverage would be generated in a business by the virtue of fixed cost. ये fixed cost हो सकती है operational in nature and financial in nature. Correct. We studied that sales less variable cost is contribution. Why is it called contribution? Because it is contributing to the fixed cost of the business. Correct. बिजनेस में आपके कमिटेड रेंट है 15,000 रुपए का रेंट है और 35,000 रुपए के सैलरीज एंड वेजेस है जो कि अगेन कमिटेड थे। तो आपका टोटल कॉस्ट हो गया 50,000 ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। लेट्स से आपने 3 लाख रुपए का लोन दे रखा है 7% के इंटरेस्ट रेट पे। इसका 21,000 रुपीज इंटू 8% कर देते हैं। 24,000 रुपीज आपको एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ता है। पर मंथ इंटरेस्ट हो गया 2,000 रुपए का। आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रही है? आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 52,000 पर मंथ। यस नो? नाउ इफ दिस इज 12, दिस इज 9, तो आपका 3 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। This 3 rupees per unit will contribute to the fixed cost of the business, and that is why the word contribution is used. I hope it's clear to everyone. आगे चलते हैं. Let me clean this up a little. Please observe a very striking thing in this line.
आपको 3 रुपीज पर यूनिट का, 3 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 25%। 3 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 25%। यस और नो? रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स, चाहे आप 200 यूनिट बनाए, चाहे आप 2000 यूनिट बनाए, चाहे आप 2 लाख यूनिट्स बनाए, आपका कंट्रीब्यूशन का मार्जिन रिमेन्स सेम। You are making 25% per annum. Yes, no. Why is that the case? Because unit economics is not changing. Per unit price is remaining same. Unit economics किसे कहते हैं? Per unit pricing, per unit बिजनेस को पर यूनिट में ढालने को यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं। आपको 3 रुपए एक कुल्फी के पीछे बच रहा है, डजेंट मैटर आप 200 बेचें, चाहे 2000 बेचें, चाहे 2 लाख बेचें। दैट इज वाई योर मार्जिन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एट 25%। क्लियर सो फार? हाँ सर, यहां तक क्लियर है। आगे चलो, इसके आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंस पोस्ट दिस इज, आपने 7,000 रुपए का रेंट पे किया। यू पेड रेंटल ऑफ ₹7,000। In the first case, you will witness a loss of 6,400. सेकेंड केस में 1,000 का लॉस, तीसरे केस में 5,93,000 का फायदा। बाय द वे, द परसेंटेज मार्जिन पहले केस में -267%, सेकेंड केस में -4%, थर्ड केस में सॉरी इज 24.71%। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आपको मैग्नीफाइंग इफेक्ट दिख रहा है फिक्स्ड कॉस्ट का। ये 7,000 रुपए का इफेक्ट क्या हुआ मुझे बताना। जब आपका धंधा बहुत छोटा था, अगर आप उस टाइम पे फिक्स्ड कॉस्ट अपने बिजनेस में ले लें, तब आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। विजावी जैसे ही आपके धंधे की साइज बढ़ जा रही है, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर बिजनेस एक्सपैंड्स, व्हाट इज हैपनिंग? You are jumping to a humongous margin of 24.71%. Why is that the case? Because यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा था, जब आप 600 रुपए कमा रहे थे तो आपको 7,000 रुपए भरने पड़ रहे थे, तो आप 6,400 रुपीज अपने जेब से डाल रहे थे। एंड ओवर हेयर व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आप 6 लाख रुपए कमा रहे हो तो भी 7,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। एक बार आप सोच के देखिए, अगर आपकी कुल्फी का जो कार्ट है या जो शॉप है उसमें महीने के 6 लाख रुपए बन रहे हैं, तो आपको 7,000 रुपए पीरियड्स जैसे नहीं लगेंगे। यू विल से कि ओके, बेसिकली आप मोटा मोटा आपको ऐसा फील होगा जैसे मैं फ्री में ही बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे रेंट देना ही नहीं है। और वहीं ऐसा हो कि कोई खास कुल्फी नहीं बिकती है, वो सिर्फ 200 यूनिट्स बिकते हैं, तो आपको ऐसा होगा कि पता नहीं बैठे ही क्यों है, मोटा मोटा तो सिर्फ और सिर्फ किराए निकाल रहे हैं अपनी जगह का। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस वाज अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज ऑपरेशनल इन नेचर। ओके, इसके आगे चलते हैं। सिमिलरली, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट यू गेट कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट यू गेट ईबिट। ईबिट को कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। व्हाई इज इट कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज इट कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम इन द फर्स्ट केस? इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम बिकॉज डजंट रियली मैटर कि आपने आपके बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, यही प्रॉफिट होगा। सर ये बात समझ नहीं आई। ओके सुनना, लेट्स से मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, मैंने इससे एक बिजनेस शुरू किया। मैंने लेट्स से लैपटॉप्स बेचने का बिजनेस शुरू किया। मैं 10,000 का लैपटॉप लेता हूं, उसे 15,000 में बेच देता हूं। मेरा बहुत अच्छा मार्जिन है 50% का। करेक्ट, मेरा 50% का मार्जिन है। ठीक है, एंड आई एम एबल टू जनरेट अ सेल्स ऑफ, मेरी 40 लाख की कॉस्ट है और मैं 60 लाख रुपीज का सेल्स कर देता हूँ, तो मुझे हर साल 20 लाख रुपए बच भी जाते हैं। ठीक है, मैंने 20 लाख रुपए का धंधा, 20 लाख रुपए से धंधा लगाया था, और मैं 60 लाख की सेल करता हूँ, 40 लाख की कॉस्ट होती है, मुझे 20 लाख रुपए बच जाते हैं। ये 20 लाख रुपए किसके होंगे? दिस 20 lakhs विल बी पॉकेटेड बाय मी। दिस इज नेट प्रॉफिट। मान लेते हैं इसमें ऑल कॉस्ट आ गई। ठीक है, 20 लाख रुपए लगा के 20 लाख रुपए मिल गए, 100% प्रॉफिट मार्जिन है मेरा। लुकिंग एट माई बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, लेट्स से अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड कि ओके मैं भी ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा, आई आल्सो वांट टू डू 60 lakhs की सेल एंड 40 lakhs का कॉस्ट मुझे भी आए, मैं भी 20 लाख रुपए लगाऊं, मतलब मुझे भी 20 लाख का प्रॉफिट हो, दिस इज व्हाट आई वांट। बट इन हिज केस ही वाज हैविंग जस्ट 5 लाख रुपीस इन हिज पॉकेट। इस पर्सन के पास सिर्फ 5 लाख रुपीस थे, इसने 15 लाख रुपीस का लोन लिया। क्या इस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? लेट्स से 15% का, लेट्स से इस पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सो 2.25 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
20 माइनस 2.25, दिस इज 17.75 lakhs का नेट प्रॉफिट। ध्यान से देखना, इन माय केस कैन आई से दैट 20 lakhs वाज द प्रॉफिट? यस सर। इसमें से इंटरेस्ट कितना माइनस करोगे? नील। एंड इन दिस केस द इंटरेस्ट डिडक्टेड वुड बी 2.25 लाख रुपए। यस, नो। Is the net profit of the two businesses same? Net profit is not same. But is this profit same? The answer is yes. What is this profit called? This profit is called operating income या फिर earnings before interest and taxes. Sir, conceptually समझाओ इसका क्या मतलब हुआ? Conceptually what I'm trying to say is that operating income means the income from धंधा only, that's it. वो प्रॉफिट जो बाय द वर्च्यू ऑफ अ बिजनेस हुआ है, दैट इज योर ऑपरेटिंग इनकम। सर ये धंधे की वजह से नहीं हुआ है क्या? नहीं, ये तो आपके फाइनेंस की वजह से हुआ है। डजंट रियली मैटर आपने 20 लाख खुद के लगाए थे या 20 लाख में कुछ प्रपोर्शन खुद का था और कुछ प्रपोर्शन लोन लेना पड़ा था, आपका ऑपरेटिंग इनकम विल रिमेन कांस्टेंट, योर ऑपरेटिंग इनकम विल रिमेन सेम। व्हाट विल एक्चुअली डिफर इज, अगर आपने लोन लिया था तो आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट देनी पड़ेगी और उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। सो द प्रॉफिट दैट अकर्स इन द बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ ओनली एंड ओनली द बिजनेस ऑपरेशंस इज द ऑपरेटिंग इनकम। सो इन केस एक कंपनी का बिजनेस बहुत बेहतरीन है, लाइक लेट्स से द केस ऑफ भूषण स्टील, लेट्स से द केस ऑफ टाटा स्टील, लेट्स कंपेयर दीज टू कंपनीज। अगर मैं 2016-17 की बात करूं, Tata Steel, Bhushan Steel, this company is BSL, this is TSL. Tata Steel is a company which is very cash rich, इनका इक्विटी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इनको सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट पॉजिटिव आता था। उसके बाद इनका इंटरेस्ट कॉस्ट, थोड़ा सा हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं बट लेट्स से नेग्लिजिबल था, तो इनका नेट प्रॉफिट वाज पॉजिटिव। ये क्या कर रहे थे? ये स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे थे और वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रहे थे और उसके बाद बेच रहे थे। भूषण स्टील वाज अ कंपनी व्हिच वाज इक्वली एफिशिएंट, उतना ही बढ़िया काम कर रही थी, तो ये लोग भी स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे थे और उसे सेल कर रहे थे। ऑपरेटिंग मार्जिन्स पॉजिटिव था, ऑपरेटिंग इनकम इनका भी पॉजिटिव था। भूषण स्टील वाज अ ग्रुप जिनके पास फैक्ट्री लगाने के ओरिजिनली पैसे नहीं थे, सो दे टुक अ लॉट ऑफ लोन्स फॉर दैट। लोन लेने की वजह से उनका कैपिटल स्ट्रक्चर इतना स्क्यूड हो गया कि उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई था। अब ग्रॉस प्रॉफिट था लो, इंटरेस्ट था हाई, तो नेट प्रॉफिट हो गया नेगेटिव। दैट्स व्हाई दिस कंपनी सस्टेन्ड वेरी वेरी हेवी लॉसेस एट नेट प्रॉफिट लेवल, subsequently went into insolvency and bankruptcy case, and then it was acquired by Tata Steel itself. Now this company is called Tata Steel BSL, if I'm not wrong. This is what the company is called now, but long story short, what I'm trying to say is that a very good business model with a very bad finance structure led to net profit negative. बॉटम लाइन जैसे कहते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड बॉटम लाइन। बॉटम लाइन उनका नेगेटिव था, कंपनी सस्टेन्ड ह्यूमंगस लॉसेस। क्यों? बिजनेस बुरा था? नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा था। क्यों हुए लॉसेस? बिकॉज उनका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत बुरा था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक बार वापस आते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट रादर, दिस विल गिव यू ऑपरेटिंग इनकम। मतलब क्या? आपका धंधा कितना अच्छा है उतनी बात आपको यहां से पता चल जाएगी। इज इट क्लियर? इसके आगे आ रहा है लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट, यू गेट ईबीटी। ईबीटी, लेट्स से आपने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ले रखा था 1% के इंटरेस्ट रेट पर, तो 2,000 रुपए की आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है। सर इज दिस ऑल्सो कॉजिंग लिवरेज? बिल्कुल। जब आप 6400 रुपीज का लॉस इनकर कर रहे थे और 2,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे थे, तो आपको 8400 का लॉस हो जा रहा था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपका 267% का लॉस मैग्नीफाई होके 350% हो जा रहा था। फॉर 2000 यूनिट्स आपका 4% का लॉस मैग्नीफाई होके 13% हो जा रहा था। करेक्ट? एक बार इस केस में देखते हैं, जब आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो आपका 24.71% का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 24.63% पे जा रहा है, इवन आफ्टर कंसिडरिंग इंटरेस्ट। सर व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज
एक फिक्स्ड कॉस्ट छोटे बिजनेस के लिए बहुत बुरी है और एक बड़े बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। अब है क्या, आपकी कितनी भी कमाई हो, अगर आप 5,93,000 रुपए कमा रहे हैं और सिर्फ 2,000 रुपए का ब्याज देना है, तो प्रैक्टिकली इट्स लाइक आपने कुछ पे ही नहीं किया है। और अगर आप पहले ही लॉस में थे और उसके बाद आपको और 2,000 रुपए का इंटरेस्ट दे पे करना पड़ जाए, देन इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर योर बिजनेस। तो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या नेचर है, छोटे बिजनेस के लिए इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, बड़े बिजनेस के लिए इट इज सुपर्ब। दैट इज वाई अगर आपका एक बहुत रिसेंट स्टार्टअप है तो उसमें लोन लेना इज नॉट समथिंग विच इज वेरी मच एडवाइजेबल, बट इफ यू हैव अ वेरी सेटल्ड कंपनी, उसमें अगर आपने डेट इंट्रोड्यूस कर भी दिया अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो क्या ही तकलीफ है, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज होने वाला है। करेक्ट, क्लियर सोफा। सर बात तो समझ आ गई, बट हम डिस्कस क्या कर रहे हैं लिवरेज में। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्यूट डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। ठीक है बात, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से इन सबको अभी देखने का कोई भी मतलब नहीं है। आइए अपनी केस स्टडी पे चलते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर थिंग्स वुड बी अल्ट्रा क्लियर टू यू। ओके, मुझे एक चीज बताइए, आपका 25% का कंट्रीब्यूशन जो कि पॉजिटिव था, वो चेंज हो रहा है -267% ऑफ ईबिट में। यस नो, ये मैग्नीफाइंग इफेक्ट किस वजह से आ रहा है, इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। हाउ डू यू how do you really compute its effect? You have to do something called contribution divided by EBIT. This is your degree of operating leverage. सर ये ऐसा क्यों कंप्यूट कर रहे हैं? Because this figure is what? This is sales less variable cost. Numerator is sales less variable cost. And what is denominator? It is sales less variable cost less fixed cost. So what you are practically trying to say is that numerator by denominator के terms में अगर इसे आप view करें, तो you would acknowledge the fact that न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड कॉस्ट का है। और ये फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी वाली है? दिस इज द ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ या ना? एंड दैट इज व्हाई कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी इज योर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इज इट क्लियर? हाँ सर, इतनी बात समझ आती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब वो लिवरेज जो कि फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से आ रहा है, विच इज नथिंग बट इंटरेस्ट। तो हाउ वुड यू कंप्यूट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज? यू विल से EBIT डिवाइडेड बाय EBT। इज दिस क्लियर? आप अभी के लिए मान लीजिए दैट देयर आर नो टैक्सेस, रिमूव द केस ऑफ टैक्सेस, देयर आर नो टैक्सेस अभी के लिए, लेट्स ओमिट इट, लेट्स से वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ नो टैक्सेस। मोदी साहब ने बोला है कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, एंजॉय योर लाइफ। व्हाट वुड बी योर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज? EBIT over EBT. Why do we say so? How do you compute EBIT? It was sales less variable cost less fixed cost, correct? And what is EBT? Sales less variable cost less fixed cost less interest. अब अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करें, तो द डेल्टा इज जस्ट इंटरेस्ट। तो ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज किसका इफेक्ट दिखा रहा है? इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, यस और नो? एक बार बताना ये कितना आ रहा है? EBIT over EBT. Let's take the case of 2 lakh units. Degree of operating leverage and degree of financial leverage दोनों कंप्यूट कर रहे हैं। Degree of operating leverage, degree of financial leverage. This is contribution over EBIT. This is EBIT over EBT. We are considering the case of 2 lakh units so that everything is in positive, और एक बार conceptually हमें framework बिठाने में easy जाए, इसीलिए हम 2 lakh units का केस देख रहे हैं। What is your contribution over EBIT? 6 lakh divided by 5,93,000. 6 lakh divided by 5,93,000. And what is this one? This is 5,93,000 divided by 5,91,000. Let's compute this. This is coming out as 1.0118 and this is coming out as 1.00338. Correct? Then there's something called degree of total leverage. Degree of total leverage का क्या मतलब होगा बताना?
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या था? वो लेवरेज जो ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से आई। तो यहाँ पे किसका इफेक्ट आ रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेशनल वाला। व्हाट वाज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? दिस वाज leverage which was there because of the financial cost, मतलब कि interest, yes no. degree of total leverage क्या होगा? वो leverage due to operational and financial cost. So this is DOL multiplied by DFL, which is 1.0118 multiplied by 1.00338. This is 1.01522. This is your degree of total leverage. Is this clear? करेक्ट, आगे चलें। बाय द वे, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दीज कॉस्ट ऑन द बिजनेस? मैग्नीफाइंग इफेक्ट होगा इन सब का। सो व्हाट वी आर प्रैक्टिकली ट्राइंग टू से इज दैट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज द परसेंटेज चेंज इन योर EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो अगर आपका सेल्स चेंज होता है 10% से, तो आपका EBIT कितना चेंज होगा? सर आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। इट्स लाइक दिस, परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी सेम, नो? यस नो? परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी सेम, करेक्ट? ऐसा है, अगर ये 10x इंक्रीज हो रहा है, इफ दिस इज 200 से 2000 यूनिट क्वांटिटी को 10x करने पे सेल्स इज इंक्रीजिंग बाय 10x, सो एक बार देखो कंट्रीब्यूशन भी तो 10x ही इंक्रीज हो रहा है ना, बिकॉज इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स सेम है। यहां तक कि यूनिट इकोनॉमिक्स इज सेम, दैट इज व्हाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन मीन द सेम थिंग, करेक्ट? सो परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, percentage change in percentage change in EBIT divided by percentage change in contribution. This is what degree of operating leverage would be, correct? Similarly, what would be DFL? It would be percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. और percentage change in EPS क्या होगा? This would be, what is EPS? This is nothing but net profit divided by number of shares. और नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, करेक्ट? अभी के लिए, just for the purpose of this video, because this is a small video, let's concentrate on this one. We would be discussing this topic further in our classes, but let's concentrate on this one: contribution over EBIT and EBIT over EBT. Is this clear? And what is degree of total leverage? This is 1 multiplied by 2. So practically contribution over EBIT multiplied by EBIT over EBT, which gives you contribution over EBT. Is this clear? I hope yes. Next एक topic पे चलते हैं, and that is identification of the break even points. Again इसके लिए कुछ formula वगैरह दिया हुआ है आपके books में. This is the formula that has been given in your books, but I prefer to study using these two highlighted points. सर दोबारा बताओ क्या कहना चाह रहे हो? अगर मैं आपसे बोलूं what is a break even point? First of all, break even point is the point of no profit no loss, no profit oblique loss, correct? ना मुनाफा ना नुकसान, no profit oblique loss is the break even point, correct? So we are not making anything, but then we are not losing anything as well. There are two metrics which we should know as per the CFA curriculum. The first matrix is operational break even point. मतलब क्या? अगर एक बिजनेस ऑपरेशनल लेवल पे कोई पैसा नहीं कमा रहा, ऑपरेशनल लेवल पे कोई पैसा नहीं कमा रहा और कोई पैसा नहीं लूज कर रहा, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? तो हमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करोगे तो आपका ऑपरेटिंग इनकम निल हो, दैट इज द क्वेश्चन। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मीनिंग है? द नंबर ऑफ यूनिट्स एट विच EBIT इज 0। आप मतलब दिस इज अ डेफिनेशन थिंग, बट आपको समझ में ये आना चाहिए दैट EBIT मींस ऑपरेटिंग इनकम। मुझे ये फाइंड करना है कि कितने यूनिट्स बेच दूं तो मेरा धंधा मुझे कोई लॉस नहीं देगा, करेक्ट?
मुझे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, धंधा मुझे ना पैसे दे रहा है ना मुझसे पैसे लेके जा रहा है, तो इट मींस दैट ऑपरेटिंग इनकम इज निल, यस और नो। नाउ व्हाट वाज द फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट कितना था हमारे धंधे का, 7,000 रुपए, करेक्ट। अगर आपका बिजनेस आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं दे और आपका रेंट 7,000 रुपए, तो आपको कंट्रीब्यूशन अर्न करना पड़ेगा 7,000 रुपए का, बोलो यस और नो। सर व्हाट आर यू डूइंग, मैं इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा हूं अपनी इसी कॉस्ट शीट में, मैं नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं, करेक्ट। सो व्हाट विल आई हैव टू डू, अगर मुझे अपनी ऑपरेटिंग इनकम निल चाहिए और 7,000 का रेंट है, तो मुझे 7,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। 7,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कब आएगा, 3 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, 3 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर 7,000 है तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, 7,000 डिवाइडेड बाय 3, यस और नो। हाँ सर 7,000 डिवाइडेड बाय 3, इस केस में ये पॉइंट्स में आ रहा है 2,333.33। एक बार मान लेते हैं 2,333, 2,333.33 यूनिट्स, 2,333.33 units, correct. What would be the sales, it would be 2,333.33 into 12, this is coming out as 28,000. And what would be the variable cost, it would be 2,333.33 into 9, this would be 21,000. net में क्या आ गया, your contribution is 7,000, your rent is 7,000 and your operating income is nil, yes or no. एक बार देखना आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोल रहा था, योर बुक से that you will have to divide fixed cost divided by contribution per unit. Your fixed cost was 7,000 and your contribution per unit was 3 rupees. So this was 2,333.33 units. बट इसे फॉर्मूले से याद करना इज वेरी नॉन इंट्यूटिव, आपका आंसर तो आ जाएगा बट इट डजंट रियली give you any insight about the whole thing. You should know that why is it coming out as fixed cost divided by contribution per unit. आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर मैं इसे नील करवाना चाहूँ तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा कॉस्ट शीट में, और उस वजह से मेरी ये जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली 2,333.33 आ जाएंगी। आई होप आई हैव ड्रिवन द पॉइंट होम प्रिटी वेल ओवर हियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज योर बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब क्या, मतलब आपको अर्निंग्स बिफोर टैक्स अगर निल चाहिए हो, इफ यू वांट योर अर्निंग्स बिफोर टैक्स टू बी निल, आप बोल रहे हो मेरा ये निल हो, तो आपकी कौन सी कॉस्ट पहले ही श्योर शॉट है, आपको 2,000 रुपए का इंटरेस्ट तो देना ही है, आपको 7,000 रुपए का रेंट तो देना ही है, करेक्ट करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं इफ यू वांट टू मूव अपसाइड डाउन इन योर कॉस्ट शीट, what should your EBIT would have been, it should have been 2,000 less 2,000 nil, yes or no. And what should your contribution would have been, it should have been 9,000, so that 9,000 less 7,000 is 2,000. तो आपको कंट्रीब्यूशन क्या होने की जरूरत थी, 9,000 रुपए। अगर आपका 9,000 का कंट्रीब्यूशन होता, अगर आपका 9,000 का कंट्रीब्यूशन होता तो आप 7,000 रुपए डालते रेंट पे और 2,000 रुपए डालते इंटरेस्ट पे, और ये पे करने के बाद आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स हो जाता निल, यस और नो, यस और नो। 9,000 रुपए के कंट्रीब्यूशन के लिए आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, 3,000 यूनिट, सॉरी 3 रुपीज पर यूनिट इज द कंट्रीब्यूशन, यू विल हैव टू सेल 9,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3,000 यूनिट्स, करेक्ट। What would be the total sales, 3,000 units into 12, 36,000, 3,000 units into 9 का cost 27,000, 36 minus 27, 9,000 rupees का आपका contribution आ रहा है, less fixed cost of rent 7,000, you get an EBIT of 2,000 and EBT of nil। एक बार फॉर्मूला ओरिएंटेड देखते हैं, it says fixed cost plus interest, fixed cost was 7,000, interest was 2,000 divided by 3 rupees per unit, this is 9,000 divided by 3 which is 3,000 units, is it clear? So आपकी break even sales कितनी आ रही हैं, it is coming out as 3,000 units, yes no. So this was all about leverage.
let's end the video over here. For the balance piece of this topic, as such, I believe 80-90% discussion of this topic is completely done. 5-10% का theoretical element है, वो हम next classes में जब physically मिलते हैं या फिर जब जो अगले sessions होंगे उसमें देख लेंगे. This is done for the day. If you have any queries, please feel free to reach out to me. Thanks a lot. Good day. Take care. Bye bye.